इकोनॉमिस्ट है, देश के जाने माने। आज उनसे रूबरू होने का, बात करने का अवसर मिलेगा। और भाई सुरेश जी, संपत जी, ये लोग बहुत एक्टिव रूप से इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स एवरीबॉडी। हाँ सुरेश जी, करिए, आप शुरू करिए और बोलिए। कोई लोग, मेरी बात खत्म हो गई? जी भाई साहब। हाँ संपत जी, लीजिए आप जी, करिए। सभी को नमस्कार। आज के हमारे वेबिनार का विषय है आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी। आप सब जानते हैं कि इस कोरोना महामारी के दौर में पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की भावना कमजोर हुई है और लोकलाइजेशन की भावना मजबूत हुई है। आज दुनिया के लगभग सभी देश आयात के ऊपर अपने निर्भरता को कम करना चाहते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने जो बड़ा नीतिगत पैकेज जारी किया है, उसका शीर्षक भी उन्होंने रखा है आत्मनिर्भर भारत। इस आत्मनिर्भरता शब्द के साथ में स्वदेशी का शब्द बहुत गहरे जुड़ा हुआ है। स्वदेशी की संकल्पना क्या है? आत्मनिर्भरता और स्वदेशी में आपस में अंतर संबंध कैसा है, और इस परिप्रेक्ष्य में आर्थिक जगत में क्या कुछ नया संभव है, इन सब बातों पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे बीच में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अश्विनी जी महाजन उपस्थित हैं। स्वागत है। महाजन जी के परिचय की दृष्टि से मैं संक्षेप में कुछ बिंदु आपके समक्ष रखता हूं। डॉक्टर अश्विनी महाजन जी दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं पिछले अनेक वर्षों से। हमारे देश में स्वदेशी के क्षेत्र में काम करने वाला एक विशाल राष्ट्रीय संगठन है स्वदेशी जागरण मंच। आपने सभी ने उसका नाम सुना होगा। डॉक्टर अश्विनी महाजन जी राष्ट्रीय स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। आपने अनेक पुस्तकें लिखी है और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके कॉलम नियमित रूप से प्रकाशित होते रहते हैं। टीवी पर अनेक भेंट वार्ताओं में आर्थिक विषयों पर डॉक्टर महाजन जी के विचार हमें प्राय सुनने को मिलते हैं। मैं डॉक्टर अश्विनी महाजन जी को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करूं, उससे पहले एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब डॉक्टर साहब अपनी बात पूरी करें, उसके बाद में हम इनसे कोई भी प्रश्न या कोई जिज्ञासा हमारे मन में हो तो हम वो इनसे कर सकते हैं। और इस जूम ऐप में जहां चैट का बटन है, उसके राइट हैंड साइड में एक 3 बिंदु है, उसमें एक ऑप्शन हैंड रेज करने का है। तो जिनको भी प्रश्न करना हो आप उस पर जाके अपना हैंड रेज करें, तो हमारे जो होस्ट है उमेश जी, वो देख करके और उसी क्रम से जिसका हाथ उठा हुआ होगा वो नाम लेकर के उनको प्रश्न करने के लिए अनुमति देंगे। तो उसके बाद में हम इसका भी ध्यान रखेंगे। मैं पुनः डॉक्टर अश्विनी जी महाजन का स्वागत करते हुए उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। जी नमस्कार सभी। इस कुचामन विकास समिति के सभी माननीय अधिकारीगण और इस वेबिनार में उपस्थित प्रबुद्ध नागरिक जन भाई बहन, आज कोरोना वायरस, जिसको हम चीनी वायरस के रूप में भी जानते हैं, के काल में एक
नए प्रकार का अनुभव देश और दुनिया को आ रहा है। एक तरफ हम घरों में रहने को बाध्य हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी आर्थिक गतिविधियां भी बाधित हुई हैं, रोजगार भी घटे हैं, और इस सारे के पीछे ऐसा कहा जा रहा है कि एक बड़ी दुनिया की ताकत चीन उसका कारण है। चीन ने ये वायरस जानबूझकर फैलाया है या अचानक फैल गया है, और लेकिन ये बात सत्य है कि चीन ने इस वायरस के फैलने के बाद चीन ने जिस प्रकार से एक जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए था वो नहीं किया। ये भी कहा जा रहा है कि चीन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को ये जानबूझ करके, समझते हुए कि ये वायरस दुनिया में फैल सकता है, अपनी फ्लाइट्स को दुनिया भर में जाने दिया, और बीज रूप से यह वायरस अन्य देशों में फैला। अमेरिका, इटली, जर्मनी, तमाम बड़े मुल्क जो हैं उससे प्रभावित हुए। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बाधित हुआ। पिछले लगभग 20-21 सालों से 20 साल हो गए, हमारा देश और पूरी दुनिया चीन पर आश्रित हो गए थे। होस्ट जी से प्रार्थना है कि सबका म्यूट कर दें तो उससे बेहतर होगा। तो इससे दुनिया का जो व्यापार बाधित हुआ, तो दुनिया को समझ में आया कि इतने सालों से हमारी जो चीन पर निर्भरता बनी हुई थी वो हमारे लिए कितनी घातक है। हमें पीपीई किट्स चाहिए तो अवेलेबल नहीं है, मास्क चाहिए तो अवेलेबल नहीं है, हमें वेंटिलेटर्स चाहिए तो उसके लिए चिंता हो गई, हमारी दूसरी सामान भी हमें चाहिए तो हमें मिल नहीं रहा है। लेकिन एक अच्छी बात अपने देश में ये दिखाई दी कि जिस प्रकार का संकट आया उसके अनुसार हमने व्यवहार भी किया। पीपीई किट्स हम कभी भी नहीं बनाते थे, एक भी नहीं बनती थी, हमने देश में पीपीई किट्स बनानी शुरू कर दी। मास्क की भी रिक्वायरमेंट हमने अपने घरों में, जिस प्रकार से हमने देखा कैसे हर व्यक्ति मास्क बनाने में जुट गया। कहा करते थे कि वेंटिलेटर्स विदेशों से आते हैं, आज हमारे देश के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आज हमारे देश में 60,000 वेंटिलेटर तैयार हैं। मेरे एक मित्र हैं, उनका कंपनी का नाम है स्कैन रे, मैसूर में है। उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी 5,000 वेंटिलेटर्स बनाने की कैपेसिटी है और मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, देश में नहीं बेचता हूँ। आप कल्पना कीजिए कि अपने पास कैपेसिटी थी, हमने काम किया। लेकिन ये जो भूमंडलीकरण का जो दौर चला 1991 के बाद, जिसको हम LPG बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके कारण किसी न किसी रूप से हमारे देश की आत्मनिर्भरता बाधित हुई। हमने देखा कि हमारे उत्पादन जो हम करते थे अब कहीं ना कहीं वो रुक गया। आप काफी लोग आप में से व्यापार उद्योग से जुड़े हुए हैं, आपको मालूम है केमिकल इंडस्ट्री हो या दवा में API इंडस्ट्री हो या इवन मेटल में और भी कई प्रकार के उत्पादों में हम लेस देन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, यानी जितनी हमारी क्षमता है उससे कम उत्पादन कर रहे हैं। इसका कारण ये था कि चीन से इतना माल डंप हुआ करता था भारत में कि भारत के जो
जो काम करने वाले जो उद्योग हैं वो उसके सामने टिक नहीं पाते। स्वाभाविक है, अगर चीन कोई सामान 100 रुपये में उत्पादित करता है और उसको भारत में 80 रुपये में बेच देता है, तो भारत का कोई भी उद्योग उसके सामने टिक नहीं पाएगा। हमारे उद्योगों को तो कई प्रकार के और संकटों का सामना भी करना पड़ता है। वो इंस्पेक्टर राज भी है, महंगी बिजली भी है, तमाम प्रकार के महंगे सामान हैं, और भी दिक्कतें हैं, मार्केटिंग की तमाम और प्रकार की समस्याएं भी हैं। हमारे उद्योग उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। उस समय जो दर्शन, आर्थिक दर्शन काम कर रहा था वो ये था कि आज ग्लोबलाइजेशन का युग है और ग्लोबलाइजेशन में हमें एफिशिएंसी करनी है। हमने अपने उद्योगों को इतना एफिशिएंट बना देना है कि दुनिया भर में हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें। ये सब विभाग दिखाए गए कि हमारी इंडस्ट्री एफिशिएंट हो जाएगी यदि हम ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा बन जाएं। ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा कैसे बनेंगे? WTO हस्ताक्षर किया और हमने कहा कि हम अपने टैरिफ्स घटाएंगे, नॉन टैरिफ बैरियर्स खत्म करेंगे। लेकिन जिसको कहते हैं कि ऐसा भूत चढ़ा ग्लोबलाइजेशन का, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, कि हमने जो WTO की अनिवार्यताएं थी उससे भी आगे बढ़कर अपने टैरिफ घटाने शुरू कर दिए। WTO में अनिवार्यता है कि हम 40% तक हम अपने ऑन एन एवरेज टैरिफ रख सकते हैं, जिसको हम बाउंड रेट ऑफ टैरिफ बोलते हैं। हमने उसको 10% से भी कम कर दिया। स्वाभाविक है, जब हम अपने टैरिफ घटाएंगे और दूसरे लोग डंपिंग करना शुरू करेंगे। पहले 4-5 साल ठीक चला, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन अमेरिका और यूरोप से था, अमेरिका और यूरोप हमसे सस्ती सामान नहीं बना सकता, इसलिए ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, हमारी रॉयल्टी वगैरह की पेमेंट बढ़ गई। लेकिन 2001 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। WTO में चीन ने प्रवेश कर लिया। पहले चीन WTO का हिस्सा नहीं था। चीन ने देखा कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, हम लोग अपने पूरी माल को पूरी दुनिया में बेच सकते हैं और दुनिया के बाजारों पर छा सकते हैं। एक ही तरीका है कि हम अपने सामान को सस्ता करके बेचते हैं। चीन में ये सिस्टम है कि कोई भी उत्पादक सीधा एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, उसको पहले PSU के माध्यम से एक्सपोर्ट करना पड़ता है। 100 रुपये का सामान PSU खरीदता है, 80 रुपये में एक्सपोर्ट कर देता है। इसको डंपिंग बोलते हैं। डंपिंग, माल की डंपिंग होना, अंडर इनवॉइसिंग होना, ये सारी बातें हमारे व्यापारी बंधु जानते हैं कैसे होती है। चीन ने उन सब गलत तरीकों का इस्तेमाल किया और हमारे देश में डंपिंग करना शुरू किया। हमारे देश में नहीं, अमेरिका में भी, यूरोप में भी करना शुरू किया। उसका असर ये हुआ कि अमेरिका के उद्योग धंधे बंद हो गए, खत्म हो गए, जिसको हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। यूरोप में भी अब कोई उद्योग नहीं चलते। हमारे मामा जी हैं, तो वो इंग्लैंड में उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, 150 गोरों को काम देते थे, उनकी फैक्ट्री भी बंद हो गई, क्योंकि चीन से इतना सामान आ गया कि उनकी फैक्ट्री भी उसके सामने टिक नहीं पाई। भारत में उद्योग धंधे कैसे बंद हुए आप सब लोग बंधु जानते हैं। हमारे देश में टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स तो उभर ही नहीं पाया, लेकिन केमिकल जैसी इंडस्ट्री जो पहले हमारी खुद चलती थी वो भी अंडर यूटिलाइजेशन उसका हो रहा है। हमारे देश का दवा उद्योग दुनिया का जाना माना दवा उद्योग था। हम 200 देशों में दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते थे और उसके लिए जो कच्चा माल, जिसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, APIs, हम खुद बनाते थे। 90% APIs हम बनाते थे, 10% हम इम्पोर्ट करते थे। चीन ने माल डंप करना शुरू किया, हमारी API इंडस्ट्री बंद हो गई। आज 90% हम इम्पोर्ट करते हैं, 10% खुद बनाते हैं। स्वाभाविक है, इतना महत्वपूर्ण उद्योग जिसका कच्चा माल अभी चीन से आता है, स्वाभाविक रूप से हम चीन पर इतने निर्भर हो गए कि आज हमारा दवा उद्योग चल नहीं पाएगा यदि चीन से हम कच्चा माल नहीं लाएंगे। स्वाभाविक है, ऐसे में सरकार को ये सोचना पड़ा कि हमें चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहिए। ये बात कोरोना से कहीं पहले शुरू हो गई।
पिछले 4 साल पहले स्वदेशी जागरण मंच ने एक अखिल भारतीय अभियान चलाया। सभी देशवासियों से अपील की कि अपना स्वदेशी सामान ही खरीदें, चीन का सामान न खरीदें। व्यापारियों से निवेदन किया कि चीन का माल न खरीदें, न बेचें, और अपने उद्योगपतियों से निवेदन किया कि आप अच्छे स्तर का माल बनाइए। सरकार से कहा कि चीन के माल को आने से रोकने के लिए तमाम प्रकार के उपाय अपनाइए। WTO में रहते हुए भी बहुत सारे उपाय अपनाए जा सकते हैं, ऐसा हमने उनको समझाया। सरकार के लोग कहते थे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना मुश्किल है क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस करना पड़ता है। तो हमने उनको बताया कि चीन एक नॉन मार्केट इकोनॉमी है और WTO की परिभाषाओं में जो नॉन मार्केट इकोनॉमी होती है उस पर हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए वो सारी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती जो सामान्य स्तर पर करनी पड़ती। सरकार को समझ में आया और 140 आइटम्स पर जब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई, 100 से ज्यादा आइटम्स चीन से आने वाले थे, यानी चीन के 100 आइटम से भी ज्यादा आइटम्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई। उसके कारण हमने देखा कि चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो दूसरे प्रकार के उत्पाद हो, सभी में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, मशीनरी इत्यादि सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आई। फिर हमने उनको समझाया सरकार को कि ये जो हम टैरिफ लगाते हैं, इतना घटा दिया टैरिफ, इसके कारण हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम इंडस्ट्री नहीं आ पाई, आगे उभर नहीं पाई, तो आपको टैरिफ बढ़ाने चाहिए। सरकार को बात समझ में आई और फरवरी 2018 में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम के उत्पादों पर 10% से 20% टैरिफ कर दिया। उस समय सरकार ने ये भी कहा कि हम ये टैरिफ इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को संरक्षण देना है। पिछले उस समय जब 28 साल हो गए थे, 27 साल से ज़्यादा हो गए थे भूमंडलीकरण की नीति को, किसी सरकार की ऐसी कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो डंके की चोट पर ये कहे कि हम अपने देश के लोगों को संरक्षण देने के लिए टैरिफ बढ़ा रहे हैं। संरक्षण शब्द बहुत गंदा शब्द बन गया था। ऐसा लगता था कि हम अपने उद्योगों का संरक्षण कर रहे हैं तो कोई अपराध कर रहे हैं। तो लेकिन सरकार ने हिम्मत जुटाई और टैरिफ बढ़ाए। जब वो टैरिफ बढ़ाए तो विदेशी ये जो ग्लोबलाइजेशन के समर्थक थे, हमारे देश के ही लोग, भारतीय लोग भी, एक सज्जन थे जो जिनको प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग का उपाध्यक्ष बना करके लाए थे, अरविंद पनकरिया। उन्होंने अमेरिका में से चिट्ठी, वहाँ से एक आर्टिकल लिखा और टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा कि सरकार ने बहुत भारी गलती कर रही है, अपने उद्योगों के संरक्षण कर रही है और टैरिफ बढ़ा रही है, लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी। फरवरी 2018 में टैरिफ बढ़ाए, फिर जुलाई में टैरिफ बढ़ाए, फिर अगस्त में टैरिफ बढ़ाए और सितंबर अक्टूबर में फिर उन्होंने नॉन एसेंशियल कमोडिटीज पर टैरिफ बढ़ाए। इस सब का असर ये हुआ कि चीन से आने वाला आयात घटने लगा। चीन से होने वाला जो ट्रेड डेफिसिट था वो भी घटा। मैं यहाँ पर आपको ये जो पृष्ठभूमि इसलिए दे रहा हूँ, ये कोरोना से पहले हो चुका था, ये रियलाइजेशन पहले आ गई थी। कोरोना ने इस बात को और जोर दिया कि आज हमारे पास ये एक अवसर है कि कैसे हम चीन के सामान को बाहर कर सकें। केवल इतना ही नहीं किया कि टैरिफ बढ़ाए, सरकार ने एक और काम किया। सरकार ने चीन से आने वाली वस्तुओं को रोकने के लिए स्टैंडर्ड्स लगाए। आप सब लोग जानते हैं कि घटिया सामान आता है चीन से, यदि आप उसके मानक तय कर देंगे, ये सामान के मानक ये रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वो सामान चीन से आना बंद हो जाएगा। अगर वो मानकों पर चीन का सामान सही नहीं उतरता है, उन मानकों के आधार पर हमने चीन से आने वाले पटाखों को रोका, चीन से आने वाले प्लास्टिक के सामान को रोका, कुछ हद तक खिलौनों को भी रोका। आप सब लोग जानते हैं किस प्रकार से टॉक्सिक जहरीले खिलौने चीन यहाँ भेजता था। ऐसे बहुत सारे सामानों पर
स्टैंडर्ड्स भी लगाए गए। और चौथी बात की रेसिप्रोसिटी क्लॉज इन्वोक की गई, यानी चीन हमारी टेलीकॉम कंपनियों को अपने यहाँ आने की अनुमति नहीं देता। चीन में एक भी पैसे का टेलीकॉम का सामान भारत का बिक नहीं सकता। भारत की कंपनियां दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन चीन में एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि चीन के कानून ये कहते हैं कि टेलीकॉम एक सेंसिटिव क्षेत्र है, एक स्ट्रैटेजिक क्षेत्र है, और उसमें हम नहीं आने देंगे। वही चीन की कंपनी हुआवे भारत में 5G लाने चाहती, और भारत सरकार जब 5G के बारे में या स्वदेशी जागरण मंच 5G के बारे में, हुआवे के बारे में कोई बात करता है, तो चीन की सरकार उस पर अपनी आपत्ति जाहिर करती है कि हाँ, आप हमारे हुआवे को क्यों रोक रहे हैं। वो हमारी किसी कंपनी को नहीं आने देते, लेकिन उनके हुआवे को हम रोकते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो हमारे अगेंस्ट काम करें। तो महाजन साहब थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई बहुत धीमा दे रहा है। ठीक है, मोबाइल दूर है आपके मुंह से। अभी सुनाई दे रहा है जी। तो चीन की कंपनी अगर हुआवे का हम रोकते हैं तो वो आपत्ति दर्ज करते हैं, लेकिन भारत की कंपनियों को उन्होंने नहीं आने देना। दुनिया भर में चीन के प्रति एक जिसको हम कहते हैं कि उनके प्रति एक दुराभाव आ गया है, एक जिसको कहें कि चीन से लोग विमुख हो रहे हैं, दूसरे देश भी विमुख हो रहे हैं। 5G की बात कर रहा था मैं, तो हुआवे कंपनी के कारण देश में स्ट्रैटेजिक संकट है, आ सकता है, क्योंकि वो डाटा हमारा चुरा करके हमारे लिए सुरक्षा संकट भी डाल सकते हैं। तो ऐसे में हमने स्वदेशी जागरण में सरकार से निवेदन किया है कि हुआवे को ना आने दे। दुनिया भर में यह बात आ रही है कि हुआवे जो है एक उसके कारण स्ट्रैटेजिक सुरक्षा संकट हो सकता है। तो अमेरिका ने इंग्लैंड को समझाया कि वो अपने देश में 5G रोल आउट करने के लिए हुआवे को ना आने दे। इंग्लैंड ने अमेरिका की सलाह को दरकिनार करते हुए उसको अनुमति दे दी, लेकिन जैसे ही ये कोरोना संकट आया, इंग्लैंड ने भी चीन को ये कह दिया है कि हम आपकी कंपनी को नहीं आने देंगे। अमेरिका ने तो पहले से ही मना किया हुआ है। आज ही हुआवे कंपनी ने ये कहा है कि चूंकि अमेरिका अपने कानून बदल करके हमें आने से रोक रहा है, तो हमारा एग्जिस्टेंस संकट में पड़ गया। तो आप समझ लीजिए, हुआवे जैसी एक मजबूत कंपनी भी संकट में आ सकती है, तो चीन और चीन की अर्थव्यवस्था कितने बड़े संकट में आ सकती है, इसकी कल्पना कीजिए। पूरी दुनिया आज चीन के खिलाफ, और दुनिया भर की कंपनियां पहले चीन में जाकर के अपना उत्पादन केंद्र खोलती थी, चाहे वो इंग्लैंड की कंपनियां हैं, जर्मनी की कंपनियां हैं, बाकी यूरोप की कंपनियां हैं, अमेरिकी कंपनियां हैं, जापानी कंपनियां हैं, साउथ कोरियन कंपनी थे, सब चीन में जाते थे। अब वो सब अपने उत्पादन केंद्र चीन से हटाना चाहते। उन्होंने भारत में भी निवेदन, और ऐसे में स्वदेशी जागरण मंच हमेशा से विदेशी कंपनियों का विरोध करता है, क्योंकि विदेशी कंपनियां यहाँ करके हमारे बाजारों पर कब्जा कर लेती, विदेशी कंपनियां यहाँ आकर के हमसे रॉयल्टी मांगती, विदेशी कंपनियां यहाँ आकर के हमारे इंपोर्ट्स बढ़ा देती, और बाहर से इंपोर्टेड रॉ मटेरियल और इंपोर्टेड कंपोनेंट्स लेकर के आती हैं, और हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, हमारी विदेशों पर निर्भरता और ज्यादा बढ़ जाती। तो ऐसे में स्वदेशी जागरण मंच हमेशा से विदेशी कंपनियों का विरोध करता रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में जो चीन को छोड़ करके अमेरिकी, जापानी, जर्मनी की, इंग्लैंड की कंपनियां, साउथ कोरियन कंपनियां छोड़ना चाहती हैं, तो भारत में वो आना चाहती हैं। स्वदेशी जागरण मंच ने कहा है कि हम लोग उनका स्वागत कर सकते हैं, हम उनको आने दे सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर ये कंपनियां आती हैं तो उससे एक संभावना बनती है कि हमारे देश में रोजगार बढ़ सकता है, और इसके साथ ही साथ अगर वो कंपनियों को ये बाध्यता कर दी जाए कि वो भारत का बना हुआ ही
कल पुर्जे खरीदेंगे तो भारत में कल पुर्जे बनाने की कैपेसिटी भी बढ़ सकती है, एक इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है। हमने अनुभव किया है कि जब हमने ऑटोमोबाइल कंपनियों को ये शर्त लगाई कि डोमेस्टिक कंटेंट आपने इस्तेमाल करना है, विदेशों से सामान नहीं लाना है, तो आपने देखा कि भारत में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स की बहुत बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां खुल गई और आज पूरी मैन्युफैक्चरिंग का आधा ऑटोमोबाइल सेक्टर से आ रहा है। हमारे देश में अभी इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम इत्यादि में हमारी कैपेसिटी बहुत कम है, हम कंप्यूटर चिप्स नहीं बना सकते। तो दत्तोपंत जी ने कहा था कि हमें पोटैटो चिप्स नहीं चाहिए, हमें कंप्यूटर चिप्स चाहिए। अगर वो कंपनियां यहाँ आकर के कंप्यूटर चिप्स का निर्माण करती हैं और अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो हमारे छोटे उद्योगों को वो टेक्नोलॉजी देती हैं और हमारे यहाँ इकोसिस्टम डेवलप होता है, तो ऐसी 3 शर्तों के साथ स्वदेशी जागरण मंच ने सरकार को कहा है कि इनको कंपनियों को आने देने की अनुमति देनी चाहिए। 3 शर्तें कौन सी? एक, कि हमारे बाजार पर वो नजर ना रखें, एक्सपोर्ट के लिए बनाएं। दूसरा, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, कि यहाँ जो भी सामान बने उसका 70-80% अपने देश में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करके बने, जैसे उसके कंपोनेंट्स, उसके कलपुर्जे भारत में बने, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में बनते। और तीसरी शर्त यह है कि यहाँ से वो रॉयल्टी ना मांगे कि हम टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं, हम रॉयल्टी मांगे, नो। इन 3 शर्तों के साथ ये कंपनियां आती हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, वो भी आत्मनिर्भरता की तरफ हमारा कदम होगा। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, लोकल एंड वोकल फॉर लोकल, यानी हमें अपने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे उद्योग धंधे स्थानीय स्तर पर आगे बढ़ें। आप कल्पना कीजिए, एक गांव है, गांव में हम कुछ चीजें बना सकते हैं, एक जिला है, हम उस जिले में कुछ चीजें बना सकते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की सारी पूर्ति उस जिले से करें। छोटे छोटे काम है, मोमबत्ती बनाने का काम है या साबुन बनाने का काम है या घर के इस्तेमाल के लिए डिटर्जेंट पाउडर बनाने का काम है, ये सब काम लोकल लेवल पर सस्ते दाम पर हो सकता है। अगर कुछ आवश्यक हो तो जिले से बाहर से मंगवा लिया जाए, लेकिन भारतीय हो। बहुत कोई मजबूरी हो, कोई टेक्नोलॉजी है बाहर से लानी है, कोई ऐसा कलपुर्जा है जो भारत में नहीं बनता, बाहर से लाना है तो ले आए। तो चाहत से देसी, जरूरत से स्वदेशी और केवल मजबूरी में ही विदेशी, ये अगर हम अपने जीवन के अंदर धारण कर लें, ये हमारे राजनेता, हमारे आर्थिक नीति बनाने वाले लोग ये तय कर लें, तो अपने देश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। ये हमारे नीति निर्माता हमेशा हमें समझाते रहे कि हमें हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम लोग, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम बना नहीं सकते। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि हमारा देश जो है एटम बम बना सकता है। सारी दुनिया घबराती है हमसे क्योंकि हमारे पास एटम बम है। कोई हमारे ऊपर ये नहीं कह सकता कि हम आप पर एटम बम डाल देंगे, आप हमारा ये काम करो। हम भी कहते हैं कि भैया अगर एटम बम डालोगे तो हमने भी एटम बम को खेलने के लिए थोड़ी रखे हुए हैं, आपके ऊपर हम गिरा सकते हैं। लेकिन हमने कहा है कि नो फर्स्ट यूज, हम कभी फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। हम एटम बम बना सकते हैं। हमने PSLV बना दिया, वो बिना प्रिसीजन के, बिना टेक्नोलॉजी के नहीं बनता। PSLV बना करके हमने दुनिया को चकित कर दिया कि हमने एक बार में 104 अंतरिक्ष की यान जो है अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिए। पहले हम जाया करते थे, हमारा अंतरिक्ष यान जो हमने बहुत पहले आर्यभट्ट किया था, तो हम अमेरिका से निवेदन करते थे कि हमारा जाकर के अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दो, हमने अंतरिक्ष यान बना लिया। आज अमेरिका हमसे निवेदन करता है कि हमारे
ये सैटेलाइट्स जो हैं आप अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दो, क्योंकि आप दाम कम लेते हो, हमारे यहाँ महंगा है। हमने सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए हैं हमारे लोगों ने कि पूरी दुनिया में हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो है वो लगभग $57 बिलियन की इनकम जनरेट कर रहा है। हमारी इन्फोसिस, हमारी दूसरी कंपनियां जो हैं TCS किस प्रकार से सॉफ्टवेयर बनाती हैं हम सब लोग जानते हैं। हमने चंद्रयान बना दिया, हमने मंगलयान बना दिया, हम हर काम कर सकते। तो कंप्यूटर चिप्स नहीं बना सकते क्या? टेलीकॉम के इक्विपमेंट्स नहीं बना सकते क्या? ये झूठ बोलते हैं जो लोग, हमारे जो कई ब्यूरोक्रेट्स। मैंने क्योंकि मेरी पहुंच है ऐसे कई जगह पर, मैंने इन ब्यूरोक्रेट्स के इंटरनल ग्रुप्स में जो ये व्हाट्सएप मैसेजेस चलते हैं वो देखे हैं, किस प्रकार से वो देश के विरोध में काम करते हैं वो भी मैंने देखा है। ये झूठ बोलते हैं कि हमारे देश में क्षमता नहीं है। अगर क्षमता ना हो, प्रिसीजन ना हो, तो ये सारे काम हो नहीं सकते। हम टेक्नोलॉजी में हमारे साइंटिस्ट ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन हमारे लोगों को कभी मौका नहीं दिया गया। जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने कहा कि हम सारा काम पब्लिक सेक्टर से कराएंगे, हमने अपने लोगों पर विश्वास नहीं किया। 1991 में जब कहा कि अब हमारा वो पब्लिक सेक्टर का मॉडल फेल हो गया है, अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं बची है, हमारे पर कर्जा बढ़ गया है, हमारे पास सॉवरेन डिफॉल्ट होने का खतरा हो गया, अब हमें ग्लोबलाइजेशन करना पड़ेगा। मल्टीनेशनल कंपनियां इस देश में आकर के विकास करेंगी। यानी कभी भी पहले पब्लिक सेक्टर पर विश्वास किया और फिर विदेशी कंपनियों पर विश्वास किया, अपने देश के लोगों पर, अपने देश की प्रतिभा पर, अपने देश की प्रज्ञा पर कभी विश्वास ही नहीं किया गया। अगर विश्वास किया होता तो हमारा देश आज इस स्थिति में नहीं होता। कहने लगे कि ये भूमंडलीकरण के कारण हमारे देश में ग्रोथ बहुत बढ़ जाएगी। ग्रोथ तो बढ़ी, लेकिन हम देख रहे हैं उसका असर क्या हुआ। अमीर और गरीब के बीच में खाई इतनी बढ़ गई। आज जो असलियत दिखाई दे रही है सड़कों पर, आज ही वैसे तो हमारी बहन मायावती से कभी भी मत एक नहीं होता, लेकिन आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट कांग्रेस के प्रति। उसने कहा कि कांग्रेस वालों, नाटक करना बंद करो। यहाँ पर कोई कांग्रेस के समर्थक हैं या दूसरे लोग हैं, मैं इससे अपनी बात को जरूर रखना चाहूंगा कि वो पार्टी जो थी जिसने 70 साल इस देश में, 60 साल जो राज किया, उसमें हमारे लोग भी रहे, उन्होंने भी उसी प्रकार की आर्थिक नीतियां फिर अपनानी शुरू की, चाहे वो अटल जी की सरकार थी, चाहे या शुरुआत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वही नीतियां चली। लेकिन उन नीतियों के कारण आज हमारे मजदूर की ये हालत है कि एक दिन का भी लॉकडाउन वो सहन नहीं कर पा रहा है। तुरंत उसको जाना पड़ रहा है अपने घर, वापस रिटर्न करना पड़ रहा है अपने विलेजेस को। क्यों? अगर उनकी हालत इतनी अच्छी होती तो वो रुक जाते हैं ना हफ्ता भर, कोई 1 महीना 2 महीना रुक जाते। उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। जिस प्रकार से वो गठरी ऊपर सिर पर बांध करके, कंधे पर बैग लटका करके खाली हाथ वापस जा रहे हैं अपने शहरों से, अपने गांवों में, ये बखान कर रहा है कि हमारे मजदूर की हालत क्या है। ये मजदूर की हालत इसलिए बनी कि ये जो जितनी ग्रोथ हुई है 1991 से लेकर अब तक, हमारी जीडीपी 10 गुना बढ़ गई। मैं मौद्रिक जीडीपी की बात नहीं कर रहा हूं, असल रियल जीडीपी 10 गुना बढ़ी है, मौद्रिक जीडीपी उससे कहीं ज्यादा बढ़ी है। लेकिन हमारे मजदूर की आमदनी कितनी बढ़ी? मेरे पास सारे आंकड़े हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे मजदूर की रियल वेजेस 0% बढ़ी है। जो हालत उसकी पहले थी वही हालत अब है। कहते हैं हम लोग कि उसके पास ये आ गया, उसके पास मोबाइल फोन आ गया, वो मोबाइल फोन से बेहतर काम कर सकता है। मोबाइल फोन ग्लोबलाइजेशन के कारण नहीं आया, मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी के कारण आया। ग्लोबलाइजेशन के कारण गरीबी आई है, ग्लोबलाइजेशन के कारण बेकारी आई है। ये जो ग्रोथ है, ये जॉबलेस ग्रोथ है। ये ग्रोथ जो है ये फेसलेस ग्रोथ है। ये ग्रोथ जो है ये रूटलेस ग्रोथ है, इसकी कोई जड़ नहीं है।
और ये ग्रोथ रूथलेस ग्रोथ है। और इस ग्रोथ से, रूथलेस मतलब बेरहम ग्रोथ है, जो बेरहम है हमारी प्रकृति के प्रति। आपने देखा 2 महीना बंद रहे सब चीजें, हमारी गंगा साफ हो गई। बेरहम ग्रोथ है हमारी प्रकृति के प्रति, हमारे लोगों के प्रति। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने उपभोग पर भी संयम करें। हमारे अपने देश में अपनी जरूरत के मुताबिक स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दें, लोकल को बढ़ावा दें, स्वदेशी को बढ़ावा दें, विदेशों पर अपनी निर्भरता कम करें। आज जो इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट का सीधा सीधा मतलब ये है कि हम यहाँ सामान खरीद रहे हैं और अपनी जॉब्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी जो नौकरियां हैं, हमारी जो रोजगार है, हम विदेशों को दे रहे हैं। आज हम एक मोबाइल फोन का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप एक चीनी को रोजगार दे रहे हैं। अगर आज आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चीनी खरीदते हो तो इसका मतलब आप 1-2 चीनी लोगों को रोजगार दे रहे हो। अगर आप कोई केमिकल खरीदते हो चीन का, अगर कोई दूसरा सामान खरीदते हो, अगर कोई घड़ी खरीदते हो या कोई और सामान खरीदते हो, तो इसको मतलब है हम चीन को रोजगार दें। तो इसलिए जितना हम आत्मनिर्भर बनेंगे, मैं अंत में एक बात कहूंगा कि इस सरकार में रियलाइजेशन आ गई। जब ये रियलाइजेशन आई तो उन्होंने डंके की चोट पर कहा। एक बैठक में मैं उपस्थित था, शायद उस बैठक में अपने संपत तोष्णीवाल जी भी उपस्थित थे, कि जब पीयूष गोयल हमारे वर्तमान में जो वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इस देश में कोई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा था, आत्मनिर्भरता की बात कोई नहीं कर रहा था। उस समय भी एक संगठन था जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था, और वो संगठन स्वदेशी जागरण मंच था। और उन्होंने ये कहा कि मुझे गर्व है कि मैं भी कभी स्वदेशी जागरण मंच का कार्यकर्ता रहा। तो आज सरकार में भी रियलाइजेशन है, आम जन में भी रियलाइजेशन है कि हमें आत्मनिर्भर होना है, देश में रोजगार बढ़ाना है, देश के उद्योग धंधों को पुष्ट करना है, देश में खुशहाली वापस लानी है। तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि आप सब लोग इस महायज्ञ में शामिल हों, और बाकी जितनी भी बातें आपके पास प्रश्न होंगे या आपकी कोई शंकाएं होंगी तो हम जरूर उस पर बात करेंगे। मैं अपने विषय यहाँ पर समाप्त करता हूँ, अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आगे का विषय चलाएं। धन्यवाद। डॉक्टर राधेश्याम जी शुक्ला जी। भाई साहब अनम्यूट कीजिए। हेलो सुरेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ साहब आ रही है, आवाज आ रही है। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं महाजन जी को, जिन्होंने बहुत साफ ढंग से जो समस्या है और उसका जो निदान है उसको बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया, और सरकार की स्थिति और सरकार की नीतियों को भी स्पष्ट किया। आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं, समस्या को भी समझते हैं, निदान को भी समझते हैं। मैं अनम्यूट कीजिए भाई साहब। हाँ ठीक है, मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ सर। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज की स्थिति में ग्लोबलाइजेशन का जो असर देखा है दुनिया ने, उसमें ये रहा कि हम अपने व्यापार को तो दूसरों की सीमाओं के पार ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने श्रमिकों को कभी सीमा पार करने का अवसर भी नहीं देते, अवसर मिलता भी नहीं। आज की स्थिति में दुनिया एक दूसरे पर, तमाम सारे देश एक दूसरे पर निर्भर हैं,
पूरी तरह आत्मनिर्भर होना आज के समय में शायद असंभव है, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि जो देश हमारे विरोधी हैं, होस्टाइल हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, उनके यहाँ से तो सामान का आयात बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आत्मनिर्भरता का सीधा अर्थ है कि अपनी शक्ति पर सरवाइव कर सकें और अपनी बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता व आर्थिक क्षमता के आधार पर जीवित रह सके। हमें जीने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें औषधि के लिए, हमें अपने आहार के लिए, हमें अपने जीवन संचालन के लिए दूसरों पर निर्भर कतई नहीं रहना चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र ऐसा है जिसमें हमें अभी बाहर का उपयोग, बाहर का सहयोग लेना पड़ेगा, लेकिन उसमें हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे मित्र देश हैं, जो हमारे सहयोगी देश हैं, उनसे हम आपसी व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाएं, और जो हमारे इस तरह के विरोधी देश हैं, विशेषकर चीन केवल हिंदुस्तान का विरोधी नहीं है, वो शायद पूरी दुनिया का विरोधी है। और भारत में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, खासतौर से वामपंथी दल, वो चीन के समर्थक हैं और भारतीयता के विरोधी। आज हम लोग राजनीति की बात करते समय कतराते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि जब राजनीतिक दलों के जो लोग भारत विरोधी नीतियों पर चलते रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्त के बाद, उनको भी हमें रेखांकित करना होगा और टारगेट करना होगा, क्योंकि वो जिस तरह से देश विरोधी और देश की आत्मनिर्भरता के विरोध में काम करते रहे हैं, आज हमें छोटी छोटी बातों के लिए, जैसे अभी कहा कि हमारे यहाँ चिप्स नहीं बन सकते, किसने इसको रोका चिप्स बनने से? वास्तव में यहाँ के राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स दोनों विदेशी सामान और विदेशी कंपनियों को इसलिए अवसर देते रहे हैं कि उसके आधार पर उनको बड़े बड़े मोटे कमीशन मिलते रहे हैं, उनकी आमदनी बढ़ती रही है। सिर्फ वो देश को लूटने के लिए विदेशी टेक्नोलॉजी, विदेशी कंपनियों को यहाँ अवसर देते रहे हैं। भारत का उन्होंने जितना बड़ा नुकसान किया है, उसकी सजा अभी भी उन्हें नहीं मिली है। वह सजा भारत के जागरूक नागरिक ही दे सकते हैं, आप सब लोग दे सकते हैं। तो मैं समर्थन करते हुए सबसे पहले तो सुरेश जी को और कुचापन तो इसके लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। किस तरह की श्रृंखला उन्होंने शुरू की और मुझे भी बातचीत करने का अवसर दिया। बहुत विस्तार से बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन आप प्रबुद्ध लोगों के बीच में संकेत काफी है। आज यह जागरूकता बढ़ी है, इस जागरूकता को बनाए रखना है। एक अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मध्य वर्ग और हमारा उच्च वर्ग जो है, वो अपनी सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देता है। जैसे अभी आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ आर्टिकल पढ़े होंगे, कहा कि हम क्वालिटी से क्यों समझौता करें, हम देसी घटिया चीज का इस्तेमाल क्यों करें। अभी एक पोस्ट में पढ़ रहा था जिसमें किसी ने उदाहरण दिया था गोर्बाचेव की आत्मकथा का। उसमें कहा कि जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो एक जापानी छात्र भी हमारे साथ था। वो दो छात्र पढ़ रहे थे और वो अपनी पेंसिल, एक आदमी पेंसिल छीलता था, एक लड़का दूसरा लिखता था, बार बार टूट जाती थी। किसी ने कहा कि यहाँ की पेंसिलें काफी सस्ती भी यहाँ ले सकते हैं। उसने कहा कि मैं अगर बाहर की चीजों का इस्तेमाल करूंगा, अपने देश की चीजों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो उनकी टेक्निक, उनकी क्षमता, उनकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ेगी कैसे, उनकी कुशलता कैसे बढ़ेगी। तो हमें अपनी घटिया चीजों पर भी, अगर कोई चीज हमारे को हो कि हमारा साबुन कुछ कम अच्छा है, तो हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए और अच्छा साबुन बनाना चाहिए। विदेशी कंपनियों को साबुन, टूथपेस्ट, इस तरह की चीजों को हम सिर्फ अपने लग्जरी, अपने सुख के लिए कि चीजें घटिया हैं वो बहुत बढ़िया बना रहे हैं। ये बढ़िया का चक्कर जो मध्य वर्ग का और उच्च वर्ग का है, ये मानसिकता बदलनी होगी। जिस दिन ये मानसिकता बदल जाएगी, उस दिन इन मजदूरों की स्थिति नहीं रहेगी। यह बहुत दुखद बात है कि मजदूर वहाँ जो बंबई जैसे शहर का निर्माण करते हैं, दिल्ली की अट्टालिकाएं खड़ी करते हैं, उनके लिए वहाँ घर नहीं है। अगर उनके पास घर होता तो वो शायद अपने सर पर गठरी रख करके, बोरियां रख करके अपने गांव की तरफ जाने की कोशिश ना करते। लेकिन ये हृदयहीनता पिछले 60-70 वर्षों की रही है। आशा करते हैं कि नई सरकार, मोदी सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि जो मजदूर शहर में आकर के काम करते हैं, उनको अपने सर्वाइवल के लिए, अपने ठिकाने के लिए वहां छोड़ करके अपने गांव जाने की जरूरत ना पड़े। पूरा बधाई के साथ और आप सबको शुभकामनाओं के साथ, और देश इस दिशा में आगे बढ़ सके। राजनेताओं को, ब्यूरोक्रेट्स को और सभी अन्य लोगों को, जो सक्रिय लोग हैं, जिनके योगदान का महत्व है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि देश के लिए समर्पित होकर के काम करने की कोशिश करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। मैं डॉक्टर राधेश्याम जी शुक्ला का परिचय कराऊं। डॉक्टर राधेश्याम जी शुक्ला प्रोफेसर हैं, अभी यूनिवर्सिटी चित्रकूट में प्रोफेसर हैं। अमरकंटक में इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में, वहां पर जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में मैं स्कॉलर इन रेजिडेंस करके प्रोफेसर के पद पर काम कर रहा हूं पिछले 3 वर्षों से। और उसके पहले की जानकारी सुरेश जी आपको दे देंगे। जी, यहाँ कुछ हैदराबाद में स्वतंत्र वार्ता एक हिंदी पेपर है, वो भाई साहब ने यहाँ शुरू किया था और 15 साल तक उसका कार्य किया था। और कुछ हैदराबाद के नामी जो प्रोफेसर बोलते हैं, ज्ञानवान, इनके लेक्चर्स एनी टाइम बड़ी बड़ी सभाओं में होते रहते हैं। आज ये पधारे हैं, मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी कोई क्वेश्चंस किसी के हो तो वो ले लीजिए सर। शुक्ला जी के बारे में मैं भी कहना चाहूंगा कि एक शुक्ला जी का सृजन था भास्वर भारत, वो पत्रिका में ये कहिए हमारा दुर्भाग्य है कि वो पत्रिका जीवित नहीं रह सकी। अगर वो पत्रिका रहती तो बहुत बढ़िया था वो। और मैं ये भी कह रहा हूं कि वो समग्र संकलन मेरे पास है, और अब भी मुझे जब बोलने की आवश्यकता होती है किसी विषय पर तो शुक्ला जी मैं उनका अध्ययन करता हूं। बहुत बढ़िया लेखक है, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, पत्रिका नहीं है लेकिन हम लोग हैं, आप हैं, हम उसे किसी न किसी रूप में एक वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम बना सकते हैं और अवश्य बनाएंगे। उमेश जी, मुझे कुछ पूछना है डॉक्टर महाजन जी से। जी, आप कोई भी और क्वेश्चन करना है तो पूछिए सर। संपत जी क्वेश्चन करिए। जी अश्विनी जी, मेरे मन में आपकी बात सुनने के बाद में 2-3 प्रश्न आते हैं। पहली बात तो ये कि सरकार ने इतना भारी भरकम एक नीतिगत पैकेज जारी किया, आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया प्रधानमंत्री जी ने, और लोकल को ग्लोबल बनाने की बात कही। क्या इस पैकेज में ऐसी नीतियों का भी समावेश है जो देश में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित करे और उनको इसके अवसर दे? एक बात। दूसरी, अगर नहीं है तो उसके लिए क्या सुझाव है आपकी तरफ से? दूसरी बात, कहा जा रहा है कि बहुत से देश चीन से अपनी कंपनियां हटाने के लिए पैकेज दे रहे हैं और भारत को भी उन कंपनियों को आकर्षित करना चाहिए। क्या वास्तव में चीन छोड़ने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत सक्षम है या नहीं? और मेरा तीसरा सवाल यह है कि क्या आप हमारे श्रोताओं को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को ऐसे कुछ क्षेत्र बता सकते हैं जिनमें अब तक हम आयात पर पूरी तरह से या काफी हद तक निर्भर थे और अब उनमें आक्रामक रूप से हम काम कर सकते हैं, जिसमें भारत में क्षमता है उन चीजों को यहाँ, उन पूरे क्षेत्र को यहाँ बनाने की? ऐसे कोई क्षेत्र आपके ध्यान में हो तो आप हमारा मार्गदर्शन करें। संपत जी, एक तो आपने जो पैकेज का प्रश्न उठाया, देखिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो उनके सरकार की नीयत पर है। जो पैकेज आया है उसमें कहीं ना कहीं हमारी ब्यूरोक्रेसी का टच है और अपनी नीतियों में जो पिछले 5-6 सालों से हम देख रहे हैं एक असमंजस की स्थिति है। एक तरफ भूमंडलीकरण की ताकतें हैं जो लगातार उसको आगे बढ़ाना चाहती हैं, भूमंडलीकरण को, और दूसरी तरफ लोकलाइजेशन की ताकतें हैं जो प्रधानमंत्री जी जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उस पैकेज में कहीं ना कहीं एक असमंजस है। हमने निवेदन किया था पहले भी सरकार से कि जो छोटे उद्योग हैं उनको आज समस्या आ रही है वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल आप कहें कि आसानी से ऋण मिल जाएगा, उससे होने वाला नहीं। हमें, जैसे हमने किसानों को कृषि क्षेत्र में हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम देते हैं, उसी प्रकार की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम वर्किंग कैपिटल के लिए, लघु उद्योगों के लिए आनी चाहिए थी, नहीं आएगी। उसी प्रकार से असमंजस जो है लेबर और लैंड लॉस के बारे में भी हम हमेशा से कहते हैं कि जो लघु उद्योग हैं उनके लिए सेपरेट लेबर लॉज होने चाहिए। वो तो सरकार कर नहीं रही, लेकिन अलग अलग
बाद में उन्होंने वापस भी लेना पड़ा। अलग अलग राज्य सरकारों ने लेबर लॉज को स्थगित करने का प्रयास किया, वो भी गलत। हमें ये चाहिए कि ठीक प्रकार से विचार करते हुए पैकेज का भी एक पुनर्रचना हो। ज्यादा लघु उद्योगों को हम इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, सस्ते ऋण, हालांकि आरबीआई ने रेट कम किए हैं लेकिन वो पर्याप्त नहीं। हमें 2, 3, 4% और इवन 0% पर लघु उद्योगों को ऋण देना चाहिए, ताकि जो अपेक्षा है इस समय, जिसको प्रधानमंत्री जी ने क्वांटम जंप कहा, एक लंबी छलांग कहा, क्वांटम जंप ऐसे नहीं होता, उसके लिए क्वांटम प्रयास भी करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पैकेज को की पुनर्रचना करने की जरूरत होगी। इसके बारे में विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है अपने संगठनों में। बाद में इसकी उससे ज्यादा मैं बात नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात, भारत की क्षमता के बारे में, कि क्या विदेशी कंपनियां जो भारत में आ रही हैं, भारत में धारण क्षमता है या नहीं। भारत में धारण क्षमता है, और कंपनियां भी बेवकूफ नहीं है जो आ रही हैं, उनको भी सारी समझ है। एक जमाना था हम 142वीं पोजीशन पर थे हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, आज हम 67th पोजीशन पर। आप कल्पना कीजिए 5 सालों में हमने इतनी तरक्की करी है कि हम, वो कैसे हुई है। छोटी छोटी बातें, बिजली का कनेक्शन कितनी आसानी से मिलता है, आपका रजिस्ट्री कितनी आसानी से होती है, ऐसी सब छोटी छोटी बातें जो हैं, उसके लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है, हल्के फुल्के प्रयास से भी वो हो जाता है। एक सबसे बड़ा प्रयास करने की जरूरत है, वो है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट का। आप किसी के साथ कोई समझौता करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्टाम्प पेपर पे लिखते हैं, उसको लागू करवा के दिखा दीजिए आप, बहुत मुश्किल है। तो वो लागू करवाना ये बहुत बड़ी विषय है, वो हमारे छोटे उद्योगों के लिए, स्वदेशी उद्योगों के लिए भी जरूरी है और विदेशी लोगों तो लेकिन अगर हम देखें तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पहले से बेहतर हुआ है और भी होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अलावा एक सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है उसको हमने बहुत कम कर दिया है। दुनिया में कहीं पर भी नई कंपनियों के लिए 15% कॉर्पोरेट टैक्स नहीं, हमारे यहाँ है। ये सारे आकर्षण के बिंदु हैं जिसके कारण विदेशी कंपनियां भारत में आना चाहती हैं और वो भारत में निवेदन कर रही हैं कि आप हमें आने के लिए सुविधा दें। सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, लेबर और लैंड लॉज उसमें बदलने की जरूरत नहीं है और हम उसको, हमारे अंदर धारण क्षमता है। तीसरी बात आपने जो पूछी, नए क्षेत्र, बहुत से नए क्षेत्र हैं जिसको हम सनराइज सेक्टर्स बोलते हैं। पिछले 30 सालों में एक उद्योग जो सबसे ज्यादा पनपा चीन में, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम का क्षेत्र। हम पिछड़ गए, हम हर बार पिछड़े, और उसके पिछड़ने के कारण ये नहीं है कि हमारे अंदर क्षमता नहीं थी, उस पिछड़ने का कारण ये है कि सरकारों ने आगे बढ़ने नहीं दिया। मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ कि 2011-12 में एक प्रपोजल आया और उसको कैबिनेट ने भी क्लियर कर दिया, सब जगह हो गया, और कोई बात अच्छी आती है कई बार, लेकिन हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। और वो प्रपोजल था डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट में डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकॉम उद्योग को प्राथमिकता देने का, प्रेफरेंशियल प्रोक्योरमेंट ऑफ द टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। वो नहीं हुआ। अगर वो उस समय हो गया होता तो हमारा टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग इस समय पनप गया होता। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम में बहुत संभावनाएं हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता जुलता हूं और ये पता चलता है कि टेलीकॉम में हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार उसको परचेज नहीं करती है, दुनिया की सरकारें परचेज कर रही हैं। और इसके अलावा बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारे सोलर इक्विपमेंट्स का, उसमें भी हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। केमिकल्स में और कई मेटल्स में हमारी बहुत क्षमता है। मैं यहाँ पर बड़े दुख के साथ आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक स्टरलाइट नाम की कंपनी थी, उसको कुछ समाज विरोधी तत्वों ने उस कंपनी को बंद करवा दिया, और उसके पीछे
कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें काम कर रही थी। उसके बाद कॉपर में हम विदेशों पर निर्भर हो गए और सारा का सारा इंपोर्ट होता है। तो मेरा यह कहना है कि हम ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन के द्वारा। और हमारा अध्ययन ये बता रहा है कि मात्र 4-5% का डिफरेंस होता है। हमारे यहाँ जो कॉस्ट आ रही है, जो विदेशों से जो सामान आ रहा है, उसमें मात्र 4-5% का अंतर है। बहुत सारे लोग हमसे मिलने आते हैं, जैसे पेपर इंडस्ट्री के लोग आते हैं, वो भी हमें बताते हैं कि हमारा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन डंपिंग जो है वो हमें प्रभावित कर रही है। तो सरकार यदि अपने आंख नाक कान सब खोल करके चले और ठीक प्रकार से सब जो प्रधानमंत्री जी ने जो संकेत दिया है उसके अनुसार पूरी ब्यूरोक्रेसी काम करे, तो कोई इसके बारे में दो राय नहीं है कि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर हम आगे बढ़ सकते हैं। जी। और कोई क्वेश्चन है? एक मैं परिचय करा रहा हूँ, हमारे एक कुमार स्वामी जी संस्कार भारती के 3 स्टेट के इंचार्ज है। एम कुमार स्वामी जी आज हमारे साथ में है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। कुमार स्वामी जी का डॉक्टर माजी, स्वागत। हेलो, एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं पूछना चाह रहा हूं कि उद्योगपतियों को संरक्षण सरकार के द्वारा मिलता है और समाज के द्वारा भी मिलता है, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को न तो मॉडिफाई किया और न अपने आप को इतना वो अच्छा किया। आज से 20 साल पहले, जब से देश आजाद हुआ है, तब से लेकर 20 साल पहले तक हमारी 2 कंपनियां, हिंदुस्तान मोटर्स और पाल मोटर्स, इनका राज था हिंदुस्तान की सड़कों पर। एम्बेसडर बनती थी और फिएट बनती थी, मगर जब जो ही दूसरी कंपनी, दूसरी टेक्नोलॉजी सड़क पर आई, तो मजबूरन उनको सड़क से उतरना पड़ा। ये कहाँ गलती है? मैं भुक्तभोगी हूं, मैं एम्बेसडर मेरे पास थी, पर श्रीमान एम्बेसडर की फाटक भी वो पिछले 40 साल में जब तक उन्होंने राज किया था, अपनी मनमर्जी से उन्होंने प्राइस लगाई थी, अपनी मनमर्जी से, यानी टाइमली वो देते थे कि मैं आपको 3 महीने बाद वो दूंगा, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने उस गाड़ी में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया। ये बात हमारी, मैं एरिस्टोक्रेट के लिए कह सकता हूं, ये वीआईपी सूटकेस के लिए कह सकता हूं, ऐसे अनेक जूतों के लिए कह सकता हूं जिन्होंने राज किया था, मगर जब भी बाहर से कोई टेक्नोलॉजी आई, बाहर के ये प्रोडक्ट आए, तो उनको सड़क से उतरना पड़ा। ये गलती उन उद्योगपतियों की है या मेरी है, उपभोक्ता की है? ये थोड़ा आप भी बताइएगा। जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया आपने, क्योंकि ये बातें हमारे मन में रह जाती हैं और हम फिर भूमंडलीकरण का समर्थन करने लगते हैं, इसलिए ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। क्या हुआ कि 1951 में, मैंने जैसे पहले भी कहा कि सरकार ने अपने लोगों पर विश्वास नहीं किया, कहा कि जो कुछ करेगा पब्लिक सेक्टर करेगा, और पब्लिक सेक्टर और जो प्राइवेट सेक्टर करेगा तो उसको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा और इतने लोगों को लाइसेंस मिलेगा। जैसे कार के मामले में 2 लोगों को लाइसेंस मिलेगा, तीसरे को नहीं मिलेगा। टाटा ने कहा कि मुझे लाइसेंस चाहिए, कि टाटा को लाइसेंस नहीं दिया गया, केवल एम्बेसडर और फिएट का लाइसेंस चलते रहे। आप लोगों ने गुरु फिल्म देखी हो, मैं उसका उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं कि 1951 में एक एक्ट बना जिसका नाम था इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। उस एक्ट के तहत सरकार ने ये कहा कि कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाना होगा तो आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उसके लिए जो कच्चा माल मिलेगा वो कोटे से मिलेगा। इसको हमने कहा लाइसेंस कोटा राज। वो जो लाइसेंस कोटा राज था वो हमारी अक्षमताओं का प्रमुख कारण था, चाहे वो बजाज स्कूटर हो, वेस्पा स्कूटर हो, चाहे वो एम्बेसडर कार हो या फिएट कार। हमने अपने देश में कभी कंपटीशन को पनपने नहीं दिया। अगर कोई व्यक्ति, उसको 1 मशीन लगाने का लाइसेंस मिला हुआ है और अगर उसने 2 लगा दी या 7 लगा दी,
तो वो कितने दंड का और कितने साल जेल का भागीदारी होगा वो भी उसमें अंकित था। तो मैं यहाँ पर आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हमने भारत ने अपने लोगों पर विश्वास नहीं किया और पब्लिक सेक्टर पर विश्वास किया, लाइसेंस और कोटा पर विश्वास किया, स्वदेशी जागरण मंच हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, हमने हमेशा से कहा कि उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और स्वदेशी जागरण मंच तो बाद में बना, लेकिन हम जिस विचार परिवार से आते हैं, हमने उस समय बैंकों के नेशनलाइजेशन का भी विरोध किया था। इसलिए विरोध किया कि यह इंडिविजुअल इनिशिएटिव को, हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योरशिप को बाधित करता है, इसलिए पब्लिक सेक्टर बंद होना चाहिए। और उस समय के जो 5 ईयर प्लान बनते थे उसके बराबर हमारे दीनदयाल जी ने कहा कि हमें अपने उद्योगों को पनपाने के लिए, उस समय जब ये नीति अपनाई गई, जिसको हम महलोबिस स्ट्रैटेजी बोलते हैं डेवलपमेंट की, उस समय भी वकील एन ब्रह्मानंदा नाम के इकोनॉमिस्ट होते थे, उन्होंने भी ये कहा कि हमें अपने इंडिविजुअल इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारे गलती वहां हुई सरकार के द्वारा कि हमने अपने लोगों पर विश्वास नहीं किया। 1991 में फिर यही हुआ, उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर फेल हो गया, हमारी सारी पॉलिसीज फेल हो गई, क्योंकि वो पॉलिसीज गलत थी, क्योंकि हमने अपने लोगों पर विश्वास नहीं किया था। जहां तक टेक्नोलॉजी का प्रश्न है, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी के लिए विदेशी कंपनियों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं होती। आप टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। मैं आपको अभी जब बात कर रहा था तो मैंने अपने एक मित्र का आपको उदाहरण दिया था। स्कैनरे नाम की कंपनी है, तो स्कैनरे नाम की कंपनी जो है वो स्कैनरे नाम की कंपनी जो हमारे मित्र की है, उसने बड़ी मात्रा में अपने देश में सामान बनाना शुरू कर दिया। अब मैंने उनसे पूछा कि इतने प्रकार के आप मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं, कैसे बना लेते हैं? उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया भर से पेटेंट्स खरीद लिए हैं। देश की एक सबसे बड़ी मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली L&T की डिवीजन थी, वो खरीद ली है। एक छोटा सा, एक मध्यम वर्ग का एक उद्यमी ऐसा कर सकता है। बड़े बड़े लोगों ने तो किया ही है। टाटा ने जगुआर को खरीद लिया, वहां की टेक्नोलॉजी ला करके अपने प्रोडक्ट्स को बेटर कर लिया। हमने बाहर से ना तो टेक्नोलॉजी आने दी, ना खरीदने दी, ना भारत में इंडिविजुअल इनिशिएटिव को आगे आने दिया। तो यह जो हमने जब अपने लोगों पर विश्वास नहीं किया, अपनी प्रज्ञा पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपने साइंटिस्ट पर, अपने लोगों पर, अपने युवाओं पर जब विश्वास नहीं किया, तो ये हालत हुई है। इसके पीछे उद्योगपति हमेशा एक ऐसा वातावरण होता है जिसमें उद्योगपति जो है अपनी टेक्नोलॉजी को बेटर करते हैं। जब कंपटीशन होता है, हमने अपने देश में तो कंपटीशन होने ही नहीं दिया। पहले हमने कंपटीशन को किल किया पब्लिक सेक्टर के माध्यम से और कोटा लाइसेंस के माध्यम से, और उसके बाद हमने कंपटीशन को किया मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने। आज हमारा छोटा व्यापारी जो है वो क्यों ई कॉमर्स कंपनियों के सामने टिक नहीं पाता? क्योंकि वो कैश बर्निंग करके, कैपिटल बर्निंग करके इतना सस्ता सामान बेच रहे हैं। अपने 40-50 हजार करोड़ रुपए का उन्होंने घाटा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट ने खाया है। उस घाटे के आधार पर पूरे देश के बाजार पर कब्जा करके छोटे व्यापारियों को बाहर कर रहे हैं। अगर आप ये प्रश्न पूछेंगे कि हमारा छोटा व्यापारी तो महंगा सामान देता है और ई कॉमर्स से सस्ता आता है, इसलिए आता है क्योंकि वो सस्ता बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि वो सस्ता अगर सामान आ जाएगा, अब हम अगर बाजार में उनका कब्जा करवा लेंगे तो हमारा छोटा व्यापारी बाहर हो जाएगा। आज हमने देखा कि लॉकडाउन में कोई ई कॉमर्स कंपनी काम नहीं कर रही थी, हमारे छोटे व्यापारी काम कर रहे थे। तो वो सस्ता भी नहीं होना चाहिए, कंपटीशन भी होना चाहिए। अपने देश में कंपटीशन बढ़ना चाहिए। हमें विदेशी कंपटीशन से परवाह नहीं है, लेकिन अगर विदेशियों के सामने देशी खत्म हो जाए, वो कैपिटल बर्निंग करके हमारे देश में काबिज हो जाए, तो चलेगा नहीं। इसलिए मेरा ये कहना है कि गलती सरकार के स्तर पर हुई, जिसने अपने लोगों पर विश्वास नहीं किया और लाइसेंस कोटा राज के माध्यम से चलाते रहे। हमें अपने उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने की जरूरत है, छोटे लोगों को भी आगे बढ़ाने की।
उदयपुर से पवन जी शर्मा आए हैं। पवन जी कोई क्वेश्चन करेंगे? नमस्कार। ओन बाबू कोई क्वेश्चन करेंगे? ऑन करो, आवाज ऑन करो। सुरेश भाई साहब, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ करिए साहब। गोपाल जी पूछे, गुवाहाटी से गोपाल शर्मा जी। महाजन साहब, ऐसा है कि जो मैंने देखा है कि मोदी जी, एक दो तीन बातें अलग अलग बता रहा हूँ। एक तो जैसे मोदी जी की जो डिक्लेरेशन होती है उसको इम्प्लीमेंट करने वाले तो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशियरी इज नॉट इन फेवर ऑफ मोदी इन दी सेंस ये जीएसटी लाए इतना बड़ी, इसलिए इतने गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया और आज तक उसको इस तरह से लगाया जा रहा है कि कोई भी सेक्टर उससे बेनिफिटेड नहीं हो रहा है, अदर देन इक्का दुक्का को। जो चाय वाला सेक्टर है वो बहुत बेनिफिटेड हुआ है, जो भी इक्का दुक्का सेक्टर, दैट इज बिकॉज ऑफ हिमंत बिश्व शर्मा या लोकल जो असम का जो मिनिस्टर है। और बाकी और भी दूसरी जो चीजें हैं, अब जैसे अभी लेटेस्ट में अभी इतना बड़ा 21 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया गया, लेकिन उसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया, प्रस्तुत किया गया है कि किसी का पल्ले नहीं पड़ रहा कि मेरे को क्या मिल रहा है। नन इज हैप्पी। अभी आपने भी जैसे इसको स्वीकार किया कि इसके अंदर सुधार की आवश्यकता है। सुधार इस तरह से कि मतलब वो इनिशियली वो क्या सोच के ड्राफ्ट करते हैं, क्या कौन सी क्या जुडिशरी इसके अंदर कौन से उसमें ब्यूरोक्रेट्स बुद्धि लगा रहे हैं, क्या तो वो तो कभी भी वो कांग्रेस माइंडेड चले आ रहे हैं, उनको वही चीज चली आ रही है कि हमको इस तरह से करना है, हमारे पल्ले पड़ना नहीं है और कुछ करना हमने करने देना नहीं है देश का। सेकंड थिंग सर, अब मैं आपको बताऊं, ये जो आपने जैसे अपना विकास छात्र जो है, हमारे अभी लघु उद्योग भारती है, उसमें मैं थोड़ा हमारे जानकारों से जुड़ता हूँ। तो चीज सर अभी क्या है कि मैं जो बताना चाहता हूँ कि मैंने मोदी को भी लिखा है लंबा चौड़ा कि अभी जो फ्यूचर जो दिख रहा है इंडिया का डेवलपमेंट वाला, उसके अंदर एग्रीकल्चर बेस्ड वो ज्यादा बढ़े। क्योंकि जैसे अब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था जब गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ गई थी, तो उससे मतलब मेरा कहने का मतलब आई वांट व्हाट आई मीन टू लीड इज कि दुनिया में आगे जाकर भारत को ऐसा रोल करना पड़ेगा, रोल अदा करना पड़ेगा जब वो सारी दुनिया को खिला सके। गेहूं की, चावल की पैदावार बढ़े, क्यों अमेरिका पूरा बिजनेस में बिना मतलब के देता नहीं है, रशिया चाइना अपने अलग तरह के हिसाब, अफ्रीका में कुछ है ही नहीं आनी जानी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सारे अलग थलग पड़े हैं, यूरोप बर्बाद हो चुका है। अब खाली भारत ऐसा एक देश बचा है जिसको वो सर्वे भवन्तु सुखी न वाली पॉलिसी को भी मानता है, मन से मानता है और करने में हिचकता भी नहीं है। वहां के राजनेता भी ऐसे हैं और यहाँ के लोग भी ऐसे हैं। आज पाकिस्तान भी तकलीफ में होता है तो हम लोग आप प्रश्न पूछिए गोपाल जी, डायरेक्ट प्रश्न पूछिए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहीं, वो प्रश्न पूछिए, प्रश्न। गोल हो गया मेरा, ठीक है बाद में पूछ लूंगा, जब भी पहले दूसरे कोई कर लेते हैं। ठीक ठीक, ओके सर, नेक्स्ट लेवल साहब। तो मैं अभी नटवरलाल जी वक्ता से निवेदन करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स करें, या और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? एक मिनट भाई साहब। जी भले। हाँ जी भाई साहब बोलिए। महाजन जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस खाली एक छोटा सा जो अपने सेल्फ जो है निर्भरता की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें गांव की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि गांव की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेंगे नीचे के लेवल पे तो ही देश स्ट्रॉन्ग हो सकता है। उस बारे में आपका क्या विचार है और कैसे उसको आगे मूव करना चाहिए? आप अपना प्रश्न दोहरा दीजिए प्लीज, मैं सुन नहीं पा। जी क्या पूछ रहे हैं? कि अपना जो है हम जो सेल्फ निर्भरता की बात कर रहे हैं उसमें गांव की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो देश स्ट्रॉन्ग होगा। उस बारे में सरकार के तौर पर ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं और हम हमेशा से ये बात कह रहे हैं कि गांवों में जो ये कहा जाता है कि रोजगार की संभावनाएं नहीं है, विकास की संभावनाएं नहीं है, हम इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। हमारा ये मानना है कि गांवों के माध्यम से ही रोजगार निर्माण हो सकता है। इस संबंध में स्वदेशी जागरण मंच के प्रयास से उस समय के तत्कालीन प्लानिंग कमीशन में एक कमेटी का गठन हुआ था
एसपी गुप्ता कमेटी, उन्होंने ये सुझाव दिए थे कि हम अपने देश में क्रॉप पैटर्न को चेंज करके गांवों में अतिरिक्त फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देके, चाहे वो मछली पालन है, चाहे पोल्ट्री है, चाहे वो डेयरी है, या डेयरी फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग, और जैसे हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, बैम्बू फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसके माध्यम से गांवों में रोजगार का भी निर्माण हो सकता है, आमदनी का भी बड़ी वृद्धि हो सकती है। इसलिए गांवों में बहुत संभावनाएं हैं और हम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट के में विश्वास रखते हैं कि ये जो एकात्म विकास होना चाहिए, और उसमें जो हमारे दीनदयाल जी की सोच है, और जो हमारी इसमें हमने ये भी अध्ययन किया है कि कई ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो 2.5 एकड़ जमीन पर भी 15 लाख रुपए तक की आमदनी अर्जित कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे किसान हैं, उसको हमें अध्ययन करना चाहिए, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात भाई जी, आपने जो पैकेज और सब्सिडी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता दो, क्योंकि सब लोग 20 लाख करोड़ को एज ए सब्सिडी समझ रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। पैकेज का मतलब पैकेज नहीं है। ये क्या होता है कि सरकार हमेशा संकेत देती है, संकेत देती है, संकेतों के माध्यम से हमारे देश में चीजें बदलती हैं। जैसे मान लिया, अगर हम बड़े कॉर्पोरेट्स को टैक्स रिबेट देते हैं तो उससे बड़े कॉर्पोरेट्स बढ़ते हैं, और अगर हम छोटे लोगों को संकेत रूप में हम उनको थोड़ा सस्ते ऋण या ज्यादा ऋण या कुछ उसमें सुविधाएं या कुछ उनको मॉरेटोरियम देते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए संकेत दिए जाते हैं, एक डायरेक्शन सी दी जाती है, जिसको हम, एक होता है रेगुलेशन और दूसरा होता है डायरेक्शन। तो रेगुलेट जब करते हैं तो वो रेगुलेशन उसके माध्यम से होता है, लेकिन कई बार संकेतों के माध्यम से हम उन उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डी रिजर्वेशन कर दें तो उसमें कोई पैसा तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन डी रिजर्वेशन होते ही छोटे उद्योग बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि हम इनको थोड़ा रिबेट देते हैं टैक्स में तो वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने थोड़ी बहुत टैक्स में रिबेट दी स्टार्टअप्स को कि आप 5 साल के अंदर किन्हीं 3 सालों में ले सकते हैं। अभी हमने कहा कि 10 सालों में आप किन्हीं 3 सालों में ले सकते हैं पूरा का पूरा टैक्स हॉलीडे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि संकेतों के माध्यम से हमारे देशों में ये डायरेक्शन दी जाती है और उसी के अनुसार विकास होता है। इसलिए ये सब्सिडी नहीं है, ये एक प्रकार से पैकेज दूसरे किस्म का जो संकेत देता है कि हमें किस तरह दिशा में जाना है। बेसिकली डेवलपमेंट पैकेज हो गया। जी जी जी, बहुत ठीक है संपत जी। हाँ जी वक्ता साहब। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। कुचामन विकास समिति के मंच पर इस वेबिनार के आयोजन में प्रोफेसर महाजन का और मेरे सभी मित्रों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। शुक्ला जी का? हाँ, मैं शुक्ला जी के लिए विशेष बात तो कहूंगा क्योंकि वो मेरे मित्र हैं। मित्रों, ये बात बहुत सही है कि धन जो है वो उत्पादन से आता है। वैसे प्रोफेसर महाजन के बोलने के बाद, डॉक्टर शर्मा शुक्ला जी के बोलने के बाद मेरी ज्यादा बोलना तो मेरी धृष्टता होती है कि मैं इस विषय पर बोलूं, पर मैं एक बात अवश्य बोलूंगा कि धन उत्पादन से आता है। हम जितना उत्पादन करेंगे उससे धनी मानी होंगे और वो हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी, चाहे वो कृषि में हो, चाहे उद्योगों में हो, और भले ही वो व्यावसायिकता में हो। धन उत्पादन से आएगा और उससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। पर जैसा कि अभी डॉक्टर शुक्ला ने बताया था कि आज समग्र आत्मनिर्भरता पॉसिबल नहीं है, हमें कहीं ना कहीं दूसरों पर थोड़ा आश्रित होना पड़ता है। मगर हम अपने आप को इतना मजबूत बना लें कि हमारी आर्थिक संबलता अच्छी हो,
अब आर्थिक संबलता अच्छी तब होगी जब हमारा देश बहुत उत्पादन करे। मगर मित्रों, में एक बात यहां थोड़ा अलग होकर कहूंगा कि देश का उत्पादन, देश की संबलता, देश की आर्थिक स्थिति बहुत उत्पादन से हो सकती है, मगर आवश्यकता इस बात की है कि यह अधिकतम उत्पादन जो है वो अधिकतम लोगों के द्वारा किया जाए। अगर एक उद्योगपति बहुत ज्यादा बड़ा उत्पादन कर ले, उसका फायदा देश को तो मिल सकता है, मगर समाज को नहीं मिलता। समाज को फायदा तब मिलेगा तब अधिकतम लोग उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी दें। एक बात मैं स्वदेशी के लिए भी बोलूंगा मित्रों, ये एक साधारण हम चाहत है हमारी कि हम अपने स्वदेश का निर्मित सामान ही क्रय करें, पर कई बार इस तरह की होती है कि हमारे पास विकल्प उपलब्धि नहीं होते। अभी लास्ट वेबिनार में मुझे एक हेडफोन की आवश्यकता थी, मुझे एक हेडफोन चाहिए था मेरे लैपटॉप पर बैठने के लिए। मैंने देखा कि जो मैंने 2 हेडफोन मंगाए वो दोनों चीन के बने हुए थे। मैं ले सकता था उनको, मगर मैंने उसको रिटर्न कर दिया। उसने कहा भाई साहब क्यों किया, ये रिटर्न क्या बात है? मैंने कहा यार ये चीन के बने हुए हैं, मैं नहीं लूंगा। कल मैं फिर गया था हेडफोन लेने, कल मुझे फिर वह दूसरे के यहाँ तो वही हेडफोन थे और वो भी चीन के थे। मैंने कहा यार मैं चीन का नहीं लूंगा, अगर इसका कोई जापान का हो, साउथ कोरिया का हो या कहीं दूसरी जगह का, यानी ये अगर अपन कहते हैं तो वो जो मुझे दे रहा था वो व्यापारी, वो अगली बार खुद चीन का माल खरीद करने में, क्रय करने में संकोच करेगा। तो ये भी हमें लोकल के साथ वोकल जो कहने की हमारी प्रधानमंत्री जी की बात थी, वो इस तरह की है कि हम आज विक्रेता को ये कहे कि ये चीन का माल है, हम नहीं लेंगे। मित्रों, स्वदेशी तभी होगी जब हम अपने प्रोडक्ट को क्रय करें और कम से कम चीन के प्रोडक्ट के लिए तो एक बार नकार दें, ताकि विक्रेता का साहस न हो कि वो दोबारा चीन से माल परचेज करने के लिए जाए। मैं एक अल्लमा का एक शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, मैंने तकदीर की जगह तदबीर ले लिया है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर हम अपने आप को इतना मजबूत कर लेते हैं, तभी हम अपने देश को मजबूत कर पाएंगे, हम अपने समाज को मजबूत कर पाएंगे, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा और विश्व मजबूत होगा। आओ अपनी बात नाम देता हूँ। सुरेश जी, मैं बात करना चाहता हूँ। एक, हाँ आप बोल रहे हो क्या? कोई मैं कुमार स्वामी बोल रहा हूँ। सुनने आ रहा है? हाँ सुन रहे हैं। हाँ, मैं जो है सिविल इंजीनियर हूँ। मैं विदेश में सऊदी अरब में 5 साल था, ब्रिटिश, स्वीडिश, अमेरिकन वगैरह से काम करता हूँ। क्वेश्चन करिए जी, क्वेश्चन करिए, शिक्षण करना नहीं क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए। हाँ, क्वेश्चन ही कर रहा हूँ मैं। हाँ। ऐसा जो है मेरा अनुभव है, तो अपने पास जो है जो कारीगर है प्रैक्टिकल नहीं रहते हैं, थियरी के ऊपर ज्यादा जोर रहते हैं, प्रैक्टिकल के ऊपर जो है ओरिएंटेशन नहीं रहता है। एक उदाहरण बता दूं मैं, एक जापानीज कंपनी का मशीन से जो है जो प्रोडक्ट बनता था ITW इग्नोर में, वो सेम कंपनी, सेम टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग सेम, बट यार 10 माइक्रॉन्स का जो थिकनेस आना था उसमें तो 13-15 थिकनेस आता था। मैं पूछा क्यों? अपने पास जो है जो चलता है ऐसा जो है एक प्रवृत्ति रहती है, ये जो है बदलना है। चलता जो प्रवृत्ति बदलना है और जो स्किल के ऊपर जो है जोर देना है। स्किल डेवलपमेंट जो
मोदी जी पहले पहले कर रहे थे, उसका जो ज्यादा प्रभाव नहीं था, ऐसा मानता हूँ मैं। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो है बहुत ज्यादा जो है जोर देना चाहिए, जब भी जो है आपको अच्छा क्वालिटी का जो है प्रोडक्ट सब आएंगे। अब मार्केट में चाइना से नहीं तो किसी जगह कॉम्पीट कर सकते हैं। ये आपको स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से जो है बढ़ाना चाहिए स्किल डेवलपमेंट। ओवर। सुरेश जी, हेलो सुरेश जी, हाँ जी भाई। अब मैं इसको विराम दे सकता हूँ क्या? हाँ जी, हाँ जी। मैं आज के इस वेबिनार के लिए भाई उमेश जी शर्मा हैदराबाद, सुरेश जी, संपत जी और जितने भी इसके आयोजक हैं, उनको कुचामन विकास समिति के अध्यक्ष भाई ओम जी काबरा को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और राधेश्याम जी शुक्ला को, जिन नटवर जी भाई साहब, आपका माइक म्यूट हो गया है। आवाज नहीं आ रही भाई साहब आपकी। नटवर जी भाई साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। अब तो आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। अरे अब आ रही है। मैं सामूहिक प्रयासों के लिए, सामूहिक उपभोग के लिए, सामूहिक उत्पादन के लिए परमात्मा से प्रार्थना करूंगा इस उपनिषद के एक मंत्र के साथ। ओम सैनोर्भवतु सैनो भुनक्तु सैवीर्यं करवावहि तेजस्विनामदितमस्तु महाविद विसावहि। ओम शांति शांति शांति। अपने बीच में गोपी जी भंडारी आए सूरत से, उनको नमस्कार है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार 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 नमस्कार। बहुत बढ़िया। दामोदर जी बहुत बढ़िया, आप पधारे, बहुत बढ़िया। भंडारी जी नमस्कार। डॉक्टर पुरोहित जी पधारे, डॉक्टर पुरोहित जी का बहुत बहुत स्वागत। पुरोहित जी को अभी देख रहे हैं, कहाँ है पुरोहित जी? ने स्क्रीन पर तो लो, स्क्रीन पे है। नमस्कार। डॉक्टर पुरोहित जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब। ठीक है भाई साहब। साजन जी को हम सब की ओर से पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत अच्छा प्रोग्राम भाई साहब। राइट सर, धन्यवाद। धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है उमेश जी। पवन जी नमस्ते। राइट राइट राइट। अभी 4 बजे फिर है क्या? हाँ जी, हाँ जी, 4 बजे है। अभी जैन यूर मंडल की ओर से कार्यक्रम है, पूरे 2.5 घंटे चलेगा। पूरे देश के 45 कलाकार उसके भाग ले रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि जल्दी जुड़ जाइए प्लीज। ठीक है जी, ठीक है जी भाई साहब। थैंक यू, थैंक यू।